नमस्कार दोस्तों। आज हम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का चौथा भाग करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने जाना था, रासायनिक अभिक्रिया के 5 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है संयोजन, दूसरा होता है वियोजन यानी कि अपघटन, तीसरा होता है विस्थापन, चौथा विस्थापन और पांचवा होता है अपचयन एवं उपचयन। चलिए शुरुआत करते हैं संयोजन अभिक्रिया को जानते हुए। जब दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि उदाहरण आप देख सकते हैं कि दो या दो से अधिक अभिकारक जब मिलते हैं और उससे सिर्फ एक उत्पाद बनता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया। चलिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं संयोजन अभिक्रिया के। सबसे पहला उदाहरण है कैल्शियम ऑक्साइड जब जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है और बुझे हुए चूने में परिवर्तित हो जाता है, जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभिकारक दो हैं, पहला है कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा है जल। दोनों से मिलके सिर्फ एक उत्पाद बना है जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। पहला है जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो उससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। एक और उदाहरण देख लेते हैं, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करते हैं तो इनसे हमें जल मिलता है। अब इन दोनों अभिक्रिया की बात करें तो दोनों ही अभिक्रिया में ऊष्मा मिलती है और ये ऊष्मा बहुत ज्यादा होती है। सिर्फ इन दोनों में ही नहीं, लगभग जितनी भी संयोजन अभिक्रिया होती है उन सभी में ऊष्मा मिलती है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी मिलती है उन्हें कहा जाता है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं। चलिए ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। इसका पहला उदाहरण है प्राकृतिक गैस का दहन। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक दहन का उदाहरण है, तो जाहिर सी बात है कि ऊष्मा तो इसमें मिलेगी ही। प्राकृतिक गैस यानी कि मीथेन का सूत्र होता है CH4। जब ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो इससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, साथ में वाटर मिलता है और बहुत सारी ऊष्मा मिलती है। इसके अलावा अगर हम श्वसन की बात करें, जिसे इंग्लिश में रेस्पिरेशन कहते हैं, तो ये भी ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। जैसा कि आप देख सकते हैं ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो इससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और ATP मिलता है, ऊष्मा मिलती है। चलिए अब बात करते हैं ऊष्मशोषी अभिक्रियाओं के बारे में। ये ऊष्मक्षेपी अभिक्रियाओं का बिल्कुल विपरीत होती हैं। ऊष्मशोषी अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऊर्जा की जरूरत होती है अभिक्रिया के होने के लिए। ये ऊष्मीय ऊर्जा का शोषण करती हैं। चलिए अब बात करते हैं वियोजन की, जिसे हम अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। ये विपरीत होता है संयोजन अभिक्रिया के। वियोजन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें तत्व या यौगिक टूटकर छोटे कणों के रूप में बदल जाते हैं। यह क्रिया प्रायः उत्क्रमणीय होती है। जैसा कि हमने जाना कि इसमें एक ही अभिकारक होता है जो टूटकर एक से अधिक उत्पाद में बदल जाता है। चलिए इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ही अभिकारक है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे जब हमने ऊष्मा प्रदान की तो वो टूट गया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रियाओं को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। इसके उदाहरण देख लेते हैं। लेड नाइट्रेट को जब ऊष्मा प्रदान की
तो वो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। ये एक ऊष्मीय वियोजन का उदाहरण है। चलिए अब बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया की। अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कि एक तत्व था A और एक यौगिक था B, C। अब अभिक्रिया के बाद क्या होगा कि जो तत्व A है वो BC में से B को उसके यौगिक से अलग कर देगा और खुद C के साथ अपना यौगिक बना लेगा। अब यहाँ पर A B को उसके यौगिक से अलग कर सकता है या नहीं कर सकता, ये इस बात पे निर्भर करता है कि A की अभिक्रियाशीलता कितनी है। एक विस्थापन अभिक्रिया में केवल अधिक अभिक्रियाशीलता वाले तत्व ही कम अभिक्रियाशीलता वाले तत्वों को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। आपको 9वीं कक्षा का रिएक्टिविटी सीरीज तो याद ही होगा। यहाँ पर इसी रिएक्टिविटी सीरीज का इस्तेमाल किया जाता है पता लगाने के लिए कि विस्थापन अभिक्रिया होगी या नहीं होगी। चलिए विस्थापन का एक उदाहरण देख लेते हैं। जिंक कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है, ये तो आप जानते ही हैं। तो जब जिंक कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो कॉपर को सल्फेट से अलग कर देता है और खुद जिंक सल्फेट बनाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिंक ने कॉपर को सल्फेट से अलग कर दिया है। चलिए अब बात करते हैं द्विस्थापन अभिक्रिया की। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला यौगिक है AB और दूसरा यौगिक है CD। अभिक्रिया के बाद जो दो नए यौगिक बने वो हैं CB और AD। ये द्विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। चलिए अब बात करते हैं उपचयन की। अभिक्रिया के समय जब पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहा जाता है कि उसका उपचयन हुआ है। इलेक्ट्रॉन की हानि भी उपचयन कहलाती है। चलिए उपचयन का एक उदाहरण देख लेते हैं। कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत का चढ़ जाना उपचयन का एक उदाहरण है। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो कॉपर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। चलिए अब अपचयन की बात करते हैं। ये उपचयन का उल्टा होता है। जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो कहा जाता है कि उसका अपचयन हुआ है और इलेक्ट्रॉन की वृद्धि भी कहलाती है कि अपचयन हुआ है। चलिए अपचयन का एक उदाहरण देख लेते हैं। जब गर्म कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो वो काले रंग के कॉपर से भूरे रंग के कॉपर में परिवर्तित हो जाता है। ये अपचयन का एक उदाहरण है। तो चलिए जानते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में जाना। चलिए देखते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में जानेंगे।